बात होगी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, संसद में छिड़े घमासान की। देखेंगे जस्टिस वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किए क्या सवाल, विजय शाह को कोर्ट से क्यों लगी फटकार, जानेंगे कैसे कंबोडिया और थाईलैंड में हुआ सीज फायर, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, सीबीआई ने लोकपाल को सौंपी जांच रिपोर्ट, महुआ के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला करेगा लोकपाल। बंगाली प्रवासियों पर हमलों के खिलाफ सीएम ममता का विरोध मार्च, कहा बंगाल में लागू नहीं होगी एनआरसी, केंद्र पर चुनाव आयोग के जरिए राज्य में एनआरसी लागू करवाने के लगाए आरोप। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाने के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी 15 दिन का अभियान, कानूनी मदद के लिए करेगी चर्चा। बीते दिनों राहुल गांधी ने झुग्गी वालों से की थी मुलाकात। शेयर बाजार में गिरावट, 572 अंकों की गिरावट के साथ 80,891 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 156 अंकों की गिरावट के साथ 24,680 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में इस समय वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट तैयार कर रहा है या फिर देश में एनआरसी की प्रक्रिया चला रहा है। नागरिकता जांचने का जिम्मा क्यों उठा लिया है। सवाल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को लेकर भी उठे, जिसे चुनाव आयोग मान्यता देने को तैयार नहीं है। तो कोर्ट में हुई सुनवाई में कैसे घिरा चुनाव आयोग, देखेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक बार फिर कहा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल करें। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि राशन कार्डों से जुड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सरकार की तरफ से भी फर्जी राशन कार्ड पर कार्रवाई हो रही है। वोटर आईडी कार्ड भी निर्णायक नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के रुख पर सवाल उठाया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि एसआईआर अधिसूचना में कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आधार के साथ फॉर्म अपलोड करता है, तो आप उसे ड्राफ्ट में शामिल क्यों नहीं करेंगे? केवल ईपीआईसी ही क्यों, किसी भी दस्तावेज के साथ जालसाजी की जा सकती है। आइए हम आधार और ईपीआईसी कार्ड के साथ आगे बढ़ें। जब चुनाव आयोग ने आधार और वोटर कार्ड पर सवाल उठाए तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि धरती पर किसी भी दस्तावेज को जाली बनाया जा सकता है। अगर चुनाव आयोग की अपनी सूची में कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है, तो यही तर्क आधार और ईपीआईसी पर भी लागू हो सकता है। अगर कल को चुनाव आयोग जो दस्तावेज स्वीकार कर रहा है वो सभी दस्तावेज भी जाली पाए गए, तो इसे रोकने की व्यवस्था कहाँ है? बड़े पैमाने पर लोगों को शामिल करने की बजाय बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर क्यों रखा जा रहा है? अगर किसी को सूची से बाहर रखा जाता है तो प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। वैसे कोर्ट ने राशन कार्ड को लेकर जरूर चिंता जताई, लेकिन आधार और वोटर आईडी कार्ड को लेकर चुनाव आयोग से फिर कहा है कि वो इसे शामिल करे। कोर्ट का ये फैसला विपक्षी दलों की बड़ी जीत भी माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष शुरुआत से ही एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड को शामिल करने की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया, तो संसद में मोदी सरकार भी घिरती दिखाई दी। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की और सेना के शौर्य की तारीफ की। सेना के शौर्य को तो विपक्ष ने भी सराहा, लेकिन सरकार की तमाम खामियों को सामने भी लाकर रख दिया। सवाल उठे कि आतंकी कैसे देश में घुसे और कैसे सुरक्षित निकल गए, जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल, सेना को कार्रवाई से किसने रोक दिया? तो क्या रहा आज संसद में खास, देखेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दोपहर 2 बजे के बाद चर्चा शुरू हो सकी। वैसे चर्चा की शुरुआत तो 12 बजे से ही होनी थी, लेकिन विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद एसआईआर पर भी चर्चा की डिमांड पर अड़ गया, जिसके चलते संसद की कार्रवाई 2 बजे तक नहीं चल पाई। पर सरकार ने विपक्ष की डिमांड को नहीं माना। सरकार एसआईआर से भागती दिखी, पर ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का भारत अलग तरह से सोचता और काम करता है। अगर कोई बातचीत की भाषा नहीं समझता तो डिसाइसिव एक्शन लेने पड़ते हैं। भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, बॉर्डर पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और इंडियन नेवी की तरफ से हमले के डर ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। फिर भी हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो भारत इसका जवाब देगा। राजनाथ सिंह जब ये दावे कर रहे थे तो राहुल गांधी ने सदन में उन्हें टोका। उन्होंने पूछा कि जब पाकिस्तान बुरी तरह से पिट रहा था तो फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका? बाद में कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए गौरव गोगोई ने कहा, देश जानना चाहता है कि 5 आतंकी देश में कैसे घुसे, पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का क्या मकसद था,
सरकार में अहंकार आ चुका है। उन्हें लगता है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो जाए कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हम सवाल करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। वो कहते हैं 5 फाइटर जेट गिरे। पीएम मोदी, आज बताइए कि युद्ध में कितने लड़ाकू विमान गिरे, सीज फायर क्यों हुआ? अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आप क्यों झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि देश में इतना गुस्सा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर नहीं तंदूर चाहते थे, लेकिन आपने ऑपरेशन सिर्फ 3 दिन में खत्म कर दिया। हम जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला वो तो व्हाइट हाउस में बैठा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने होते हैं तो उनकी ऊंचाई 5 फीट कम हो जाती है और आपका सीना 56 इंच से घटकर 36 इंच का हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति से इतना डरते क्यों हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर 29 जुलाई को भी लोकसभा में चर्चा होगी और बाद में सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। वैसे विपक्ष की डिमांड पीएम मोदी से जवाब सुनने की है, लेकिन पीएम शायद ही चर्चा में हिस्सा ले। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा मामले में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस वर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को भी चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए याचिका की रूपरेखा और जस्टिस वर्मा के आचरण पर तीखे सवाल किए। जस्टिस वर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि किसी भी जज को केवल संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार ही हटाया जा सकता है। जजों का पैनल महाभियोग की सिफारिश नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में है। जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। ये प्रक्रिया राजनीतिक हो गई है, जिस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हो सकता है कि ये प्रक्रिया राजनीतिक हो गई हो, लेकिन फिर जस्टिस वर्मा ने इस इंक्वायरी में सहयोग क्यों किया? कोर्ट ने पूछा कि आप जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए? क्या आपने पहले वहां से फैसला अपने हक में लाने की कोशिश की और प्रक्रिया में भाग लेने के बाद आप आंतरिक जांच को चुनौती कैसे दे सकते हैं? और अगर आपका मानना है कि जांच कमेटी के पास आपके खिलाफ जांच का कोई अधिकार नहीं है, तो आपने जांच कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों किया? जस्टिस वर्मा की तरफ से कहा गया कि उन्होंने जांच कमेटी के सामने भी अपने तथ्य रखे और कमेटी की रिपोर्ट उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद कैश मिलने का जो वीडियो सार्वजनिक किया गया, उसके बाद लोगों ने तो उन्हें अपराधी ठहरा दिया। वहीं जो कैश बरामद हुआ है उसे लेकर सिब्बल ने कहा कि यह कैश जस्टिस वर्मा का नहीं है और किसका है ये अब तक पता नहीं लगाया जा सका। बहस के बीच कोर्ट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए तो मंत्री विजय शाह को भी कड़ी फटकार लगी है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान विजय शाह बुरी तरह फंस गए। कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर एमपी के मंत्री विजय शाह बुरे फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगने के लिए जमकर खिंचाई की और कहा कि वो कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि मंत्री के जरिए अब तक सार्वजनिक रूप से माफी न मांगना उनकी मंशा और ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है। पीठ ने कहा कि एक मंत्री द्वारा सैन्य अधिकारी के सम्मान के खिलाफ बोले गए शब्द बेहद गंभीर हैं और उनके इस आचरण से न्यायपालिका की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। तो वहीं शाह की तरफ से पेश हुए वकील के परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और ये ऑनलाइन मौजूद है और इसे कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह की माफी से आपका क्या मतलब है? ये आदमी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। ये बयान उसने 1 तारीख को दिया था। ये रिकॉर्ड में कहा है। ऑनलाइन माफी उसके इरादों को दर्शाता है। इससे हमें उसकी ईमानदारी पर और शक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को 13 अगस्त तक इस पूरे मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में विजय शाह की मुश्किलें कम होती हैं या नहीं। विजय शाह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो मुश्किल में बीजेपी भी दिखाई दे रही है। केरल की 2 ननों की छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगाया है।
इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। तो वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस का गुंडा राज उजागर किया है। इस मामले को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है, जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ननों पर मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। ननों की गिरफ्तारी की हर तरफ निंदा हो रही है। ननों की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। इस मामले में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक ननों को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेज दिया गया। ये न्याय नहीं बल्कि भाजपा आरएसएस का गुंडा राज है। ये एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है। इस शासन में अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित उत्पीड़न। यूडीएफ सांसदों ने आज संसद में विरोध प्रदर्शन किया। हम चुप नहीं बैठेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है। हम उनकी तत्काल रिहाई और इस अन्याय के लिए जवाबदेही की मांग करते हैं। संसद में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसदों ने प्रदर्शन किया था, जिसकी फोटो केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर शेयर की है। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस तंत्र की तरफ से सभी अल्पसंख्यकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है और अपने धर्म का पालन करने वाले साथी नागरिकों को डराने धमकाने के लिए गुंडे तत्वों को छोड़ दिया जाता है। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार की गई कैथोलिक ननों को न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी। और अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। ननों की गिरफ्तारी को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नहीं दिख रहा, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया में छिड़ी जंग आखिरकार थम गई है। भारत और पाकिस्तान की ही तरह दोनों पड़ोसी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी लंबे अरसों से सीमा विवाद चला आ रहा था, जिसने बीते कुछ दिनों में जंग का रूप ले लिया और अब अमेरिका और चीन की मदद से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई है। तो कैसे थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध विराम पर बनी सहमति, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एशियाई देशों के बीच जारी संघर्ष अब थम गया है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा कि उम्मीद है कि ये लड़ाई तुरंत रुक जाएगी, जिसके कारण कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग विस्थापित हुए हैं। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद तो पुराना है, लेकिन 24 जुलाई को हालात तब बेकाबू होते नजर आए जब थाईलैंड ने कंबोडिया पर विवादित जमीन पर बारूदी सुरंग बिछाने के आरोप लगाते हुए एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद से लगातार झड़पों का सिलसिला देखा जा रहा है। अब तक इस टकराव में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों की संख्या में लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई। तमाम देशों ने क्षेत्र में शांति की अपील की और अब मलेशिया में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसकी मेजबानी मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। थाईलैंड और कंबोडिया तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने पर सहमत हो गए हैं, जिसका उद्देश्य हाल ही में सीमा पर हुई घातक झड़पों को समाप्त करना है। आज आधी रात से तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम लागू होगा, ये फाइनल है। बताया जा रहा है कि ये युद्ध विराम चीन अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ है। बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस संघर्ष को सुलझाना उनके लिए आसान है, क्योंकि उन्होंने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद भी सुलझाया है। और अब इस युद्ध विराम की घोषणा के बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया युद्ध रुकवाया, उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में युद्ध विराम है, क्या अब ये झड़पें बंद हो जाएंगी। दोनों ही देशों में शांति की उम्मीद जताई जा रही है, तो देश में कई अहम बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपके खर्च, ट्रांजैक्शन और बजट पर पड़ सकता है। चाहे आप यूपीआई से दिन भर पेमेंट करते हो, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड रखते हो या हर महीने एलपीजी सिलेंडर का इंतजार करते हो, इन सभी मोर्चों पर नियम बदलने वाले हैं। 1 अगस्त से यूपीआई यूज करने के नियमों में कई बदलाव लागू हो जाएंगे। अगर आप पेटीएम, फोन पे या गूगल पे जैसे ऐप से दिन भर ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ लिमिट्स को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जैसे आप दिन में सिर्फ 50 बार ही आप बैलेंस चेक कर पाएंगे। किसी एक यूपीआई ऐप पर एक मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट को दिन में केवल 25 बार तक ही देखा जा सकेगा। ऑटो पे ट्रांजैक्शन अब 3 निश्चित समय स्लॉट में ही प्रोसेस होंगे, सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। एनपीसीआई के मुताबिक ये बदलाव सिस्टम को तेज और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि नेटवर्क पर अनावश्यक लोड ना बढ़े।
तो वहीं एसबीआई ने एलिट और प्राइम कार्ड्स पर मिलने वाले एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को बंद करने का फैसला लिया है। पहले इन कार्ड्स पर 50 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर मिलता था, लेकिन अब ये सुविधा खत्म कर दी जाएगी। ये बदलाव एसबीआई, यूसीओ सेंट्रल बैंक, करूर वैश्य बैंक और पीएसबी के साझेदार कार्ड्स पर लागू होगा। तो वहीं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकते हैं। इस बार उम्मीद की जा रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है। अगर कीमतें घटती हैं तो ये महंगाई से जूझ रही जनता के लिए राहत की खबर होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अगर हर बार परीक्षा में एक ही सवाल आए, उसको देखकर परीक्षार्थी तो भड़क ही जाएगा, और सवाल भी वो जिसका वो जवाब देना ही नहीं चाहता। हुआ ये कि कांग्रेस ने आज फिर संसद में वही सवाल किया जो लगातार वो करती आ रही है। उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने राफेल आखिर गिरे थे, इसको सरकार को बताना चाहिए। सरकार ने फिर से घुमा दिया। अब कांग्रेस को इसके लिए फिर से ट्रंप के जवाब का इंतजार करना होगा। वो जवाब जो ट्रंप ने हाल ही में अपने बयानों के दौरान दिया था, इस पर फिर से वो जब कभी बोलेंगे, हो सकता है मामला साफ हो जाए। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।